हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं निशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सेकेंडरी बुक, हमारी जो सप्लीमेंट्री बुक स्नैपशॉट्स है उसका फर्स्ट चैप्टर, जो कि है द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स बाय विलियम सैरोयन। तो ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में हमें बहुत मजा आएगा। सो लेट्स बिगिन विद इट्स इंट्रोडक्शन। अब ये जो चैप्टर है ये बेस्ड है टू बॉयज़ पे। दो छोटे बच्चे हैं, एक का नाम है आरम और दूसरा उसका कज़न है मुराद। एक आरम जो है 9 ईयर्स का, एंड मुराद भी लगभग उसी की एज का है। दोनों का एक ड्रीम होता है कि हमें वाइट कलर का हॉर्स चाहिए और हमें उसकी हॉर्स राइडिंग करनी है। अब क्या होता है, ये जो दोनों बच्चे हैं ये आर्मेनिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि आर्मेनिया नाम की कंट्री है, वहाँ से बिलोंग करते हैं और बहुत ही पुअर ट्राइब से बिलोंग करते हैं। यानी जिस ट्राइब से दोनों बिलोंग करते हैं वो बहुत ही गरीब है और उसका नाम है गारो गालियन ट्राइब। अब इस ट्राइब के दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, वो हैं कि जो ट्राइब के लोग होते हैं बहुत ऑनेस्ट होते हैं और बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, यानी बहुत सच्चे और ईमानदार लोग होते हैं। अब इन लोग तो इतने पुअर हैं, इन लोगों के पास खाने के लिए पता नहीं कैसे आ जाता है, इनको खुद को नहीं पता। लेकिन एक हॉर्स खरीदने का पैसा इनके पास कहाँ से आएगा, वो भी 9 और 10 साल के छोटे छोटे बच्चों के पास। सो एक दिन क्या करता है मुराद क्या है, बहुत फ़नी पर्सन है इनकी पूरी फैमिली में और बहुत ही क्रेजी है, जो कुछ भी कर सकता है। तो उसने क्या किया, एक वाइट कलर का हॉर्स चुरा के आ गया। और किसका हॉर्स चुराया उसने? जॉन बायरो नाम के एक फार्मर का। अब एक दिन वो आ जाता है किसके पास, आराम को दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास ये वाइट कलर का हॉर्स है। एंड देन वो शॉक हो जाता है कि अरे इसके पास कैसे आया। वो शॉक इसीलिए नहीं होता क्योंकि इसने वाइट हॉर्स देखा, वो इसलिए हो जाता है कि इसके पास वाइट हॉर्स कैसे आया। क्यों? क्योंकि हम तो इतने पुअर हैं, हमारे पास खाने का ही पता नहीं कैसे आता है, तो एक वाइट कलर का हॉर्स कैसे आ गया। पर उसने इस चीज़ को इग्नोर किया और दोनों ने कई दिनों तक उसकी हॉर्स की राइडिंग करी और बहुत इन्जॉय किया दोनों ने। बट एक दिन घर वापस आते टाइम हॉर्स पर से ही उनको कौन मिल जाता है रास्ते पर? जॉन बायरो मिल जाता है, जो कि ओनर है उस हॉर्स का। अब जॉन बायरो ने ये कहा कि अगर मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं जानता होता तो ये तो एग्जैक्टली समझो ये वही हॉर्स है, समझो जो मेरा खोए हुए हॉर्स का ट्विन है। तो यहाँ पे उन्होंने बच्चों ने क्या देखा कि वो हमारी फैमिली को जानता है, यानी कि हमारी ट्राइब को जानता है, गारो गालियन नाम के ट्राइब को जानता है, जो कि बहुत ऑनेस्ट लोग हैं। इसीलिए उसका खुद का जो हॉर्स है वो गुम गया है और वो एग्जैक्टली अपने आंखों के सामने वैसा ही दूसरा हॉर्स देख रहा है। तो उसको विश्वास नहीं है क्योंकि वो ये जानता है कि हम तो गारो गालियन ट्राइब से, तो हम चोरी तो कर नहीं सकते, हम झूठ बोल नहीं सकते। तो अपनी ट्राइब की इज्जत बचाने के लिए तो उन्होंने क्या किया, अपने हॉर्स को जाके वहाँ पे उसकी जगह वापस रख दिया। ऑल्सो दोनों बच्चे डर भी गए थे कि कहीं हम पकड़ा ना जाएं, तो इन दोनों रीजंस की वजह से उन्होंने हॉर्स वहाँ पे जाके चुपचाप रख दिया और मतलब डर भी रहे थे एज चिल्ड्रन, और अपनी इमेज भी उन्होंने बचाई, अपनी पूरी ट्राइब की इमेज बचाई। क्योंकि ये बात सामने आ जाती कि इस ट्राइब के बच्चों ने, जो जिनके पेरेंट्स तो ऑनेस्टी और ट्रस्ट के इतनी ज़्यादा बातें करते हैं, उन्होंने चोरी की तो उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाती, इसलिए उन्होंने अपनी ट्राइब का नाम बचाया। सो लेट्स अंडरस्टैंड द चैप्टर्स इंट्रोडक्शन, की कैसे पूरा चैप्टर और डिटेल में पढ़ते हैं। पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे एंड देन वील स्टार्ट विद द लेसन एक्सप्लेनेशन। The Summer of the Beautiful White Horse is written by William Saroyan. The story is about two Armenian boys, Aram and Murad, who belong to the Garo Ghalnian family. ये इनकी ट्राइब का नाम है। Their tribe is known for their honesty. इनकी ट्राइब फेमस है कि ये लोग बहुत ऑनेस्ट है, बहुत सच्चे लोग हैं। They are poor and can hardly earn money for food. ये लोग बहुत पुअर हैं और खाने के लिए इनके पास बहुत मुश्किल से पैसा आता है। They both long to ride a horse. Long यानी इनकी ये डिज़ायर है, इच्छा है कि इन दोनों को हॉर्स राइडिंग करनी है। मुराद had stolen यानी चुरा लिया a horse from a farmer a month ago. 1 महीने पहले इसने ये हॉर्स चुरा लिया था। One early morning he brought it to the window of the Aram and asked him to come along for a ride. तो एक दिन सुबह सुबह वो आरम के घर की विंडो के बाहर आ गया और बोला कि आओ इस हॉर्स को राइड करते हैं। They rode the horse for many days. When Aram gets to know the horse is stolen, he gets shocked, but discounts the stealing in his mind. तो थोड़े दिन इन्होंने क्या किया, उस हॉर्स को बहुत चलाया और कुछ दिन बाद आरम को पता चलता है कि ये हॉर्स तो चुराया हुआ है, क्योंकि उसको मुराद ने बताया कि हमने चुराया है। तो वो शॉक हो जाता है, लेकिन अपने माइंड में स्टीलिंग को डिस्काउंट कर लेता है, यानी कि अपने आप को दूसरे एग्जाम्पल्स रख के सेटिस्फाई कर लेता है। वो सोचता है अरे नहीं, हॉर्स कोई चुराया थोड़ी है, चुराना तो उसको बोलते हैं अगर हमने किसी के पैसे चुराए, क्योंकि अगर हमने पैसे चुराए होते हैं तो हम वो क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं।
पैसे यूज़ करके ख़त्म कर देते हैं, तो वो चोरी होती है। हम हॉर्स को कोई ख़त्म थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बस हॉर्स को यूज़ कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कर रहे हैं कि हम हॉर्स को कहीं जाके बेच के आ रहे हैं। तो ये कोई चोरी नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा है हॉर्स राइडिंग करने की, उसको हॉर्सेस में इंटरेस्ट है, उसको अच्छा लग रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, तो उसने क्या किया, इस चोरी को चोरी नहीं माना, अपने माइंड में इसको दूसरे रीजन देके डिस्काउंट कर दिया कि नहीं नहीं चोरी नहीं है ये। One day, the owner of the horse, John Byro, comes to his house to complain about his missing horse to Uncle Khosrow. अब अंकल खोसरोव क्या है, इन्हीं के जॉन और मुराद की फैमिली के एक उनके अंकल हैं। तो एक दिन जॉन बायरो ऐसे एज अ फ्रेंड उनके घर आता है और अंकल खोसरोव से बात करता है कि पता है मेरा एक हॉर्स मिसिंग है 1 महीने से, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा हॉर्स कहाँ चला गया। तो अरम ने इस देखता है और बहुत शॉक हो जाता है। One day, on their way back to hide the horse on the deserted vineyard, they meet the owner and feel guilty about in the end. तो क्या होता है कि एक दिन फिर उन दोनों बच्चों ने क्या किया, सोचा कि अब क्या करें, थोड़े दिन उस हॉर्स को छुपा देते हैं, हाइड कर लेते हैं। और कहाँ छुपा लेते हैं, एक डेजर्टेड वाइनयार्ड, यानी एक खाली जगह जहाँ पे वाइन्स बनती है, यानी कि ग्रेप्स प्रोसेस होते हैं और तब जाके वाइन बनती है। तो वहाँ पे जाके उन्होंने एक जगह पे इसको जाके हॉर्स को छुपा लिया। फिर क्या होता है, फिर एक दिन जब वो वापस आ रहे थे तो उनको हॉर्स के साथ जॉन बायरो देख लेते हैं। तो वो लोग क्या होते हैं, बहुत गिल्टी फील करते हैं, यानी उनको बहुत बुरा लगता है कि अरे शिट हमने ये क्या कर दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे रिटर्न द हॉर्स बैक टू द ओनर्स बार्न। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन जाके सुबह को चुपचाप जाके वो हॉर्स को उसके फार्म में जाके छोड़ाए, ताकि जॉन बायरो को भी ना पता चले कि उन्होंने चोरी करी थी और उनके ट्राइब की इज्जत भी बच जाए। Okay, so this was all about the chapter's introduction, and now let's begin with the lesson's explanation in detail. One day back there in the good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at the 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. टैपिंग करना यानी कि नॉक करना, दरवाज़ा खटखटाना। और मैग्निफिसेंस का मीनिंग क्या है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। तो वो बता रहा है कि एक दिन, वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, तो वो अपनी कहानी बता रहा है, फ्लैश बैक में बता रहा है कि जब मैं 9 साल का था। तो ये जो ऑथर जो हमको स्टोरी बता रहे हैं वो तब बता रहे हैं जब वो 9 साल के थे, अपने बचपन का इंसिडेंट्स बता रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि एक दिन जब मैं 9 साल का था और दुनिया, द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, यानी दुनिया हर चीज़ में मुझे बहुत ब्यूटीफुल दिखती थी, बहुत अच्छा लगता था मुझे, और लाइफ जो थी बहुत डिलाइटफुल और मिस्टीरियस ड्रीम की तरह थी, यानी हर चीज़ हम लोगों के लिए एक सपने की तरह थी। सब कुछ ब्यूटीफुल दिखता था पर सपने की तरह था, क्योंकि हम खरीद नहीं सकते थे, हम बहुत गरीब थे। तो उसी दिन मेरा कज़िन जो मुराद है, जिसको सब लोग फैमिली में क्रेजी समझते हैं, बहुत ही पागल समझते हैं, क्योंकि वो कुछ भी कर देता है, बिल्कुल डरता नहीं है, सब लोग उसको पागल समझते हैं एक्सेप्ट मी। मैं उसको पागल नहीं समझता क्योंकि वो मेरा बहुत क्लोज कज़िन है। तो बोलता है कि वो सुबह सुबह 4 बजे मॉर्निंग में मेरे घर पे आया और मेरे डोर पे टैप करके उसने मुझे उठाया और मेरी विंडो के बाहर आके इस तरीके से वो खड़ा हो गया कि आ जाओ। Aram, he said. I jumped out of the bed and looked out of the window. तो मुराद ने बुलाया, अरम आ जाओ। और वो अपने, क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे का टाइम था, अरम सो रहा था, तो वो बेड पे से जंप करके विंडो पे आके खड़ा हुआ और देखा कि कौन है। Like this, he came out of the window. I couldn't believe what I saw. It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. तो जो अरम ने विंडो के बाहर देखा वो बिलीव नहीं कर सकता, यकीन नहीं कर सकता कि उसने क्या देख लिया। सुबह का 4 बजे का टाइम था, अभी भी पूरी तरीके से मॉर्निंग नहीं हुई थी, सुबह नहीं हुई थी, पर समर का टाइम था, गर्मी का मौसम था, थोड़ी बहुत सनलाइट हल्की फुल्की आ गई थी। डे ब्रेक यानी डॉन, सुबह का समय। नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो कह रहा है कि अभी सूरज उगने में टाइम नहीं था, अभी कुछ मिनट्स थे कि सन कम्प्लीटली ऊपर आ जाए, लेकिन फिर भी इतनी लाइट थी कि मैं क्लियरली जो मुझे दिख रहा है सामने वो मैं देख पा रहा था, और मुझे इतना तो पता था कि मैं ड्रीम नहीं कर रहा हूँ, यानी ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा था कि नींद में से उठ के मैं कोई सपना देख रहा हूँ। इतनी इनफ लाइट थी कि मुझे दिखे कि हाँ भाई मैं कुछ देख रहा हूँ, और वो जो देख रहा था अपनी विंडो के बाहर, वो देखकर बहुत शॉक था अरम। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स।
आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। तो उसने देखा कि जो मेरा कज़न है मुराद, वो एक ब्यूटीफुल वाइट कलर के हॉर्स पे बैठा हुआ है, और उसने क्या किया, उसने विंडो के बाहर अपना सर निकाला और अपनी आईज को रब किया कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ नींद में से उठ के। तो वो देखकर ये सब बहुत शॉक था अरम। यस, ही सेड इन आर्मेनियन, इट्स अ हॉर्स। आर्मेनियन यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आर्मेनिया। तो आर्मेनिया कंट्री की जो लैंग्वेज है उसे आर्मेनिया कहते हैं। तो उसने अपनी लैंग्वेज में मुराद ने अरम से बोला कि यस, ये एक हॉर्स ही है, यू आर नॉट ड्रीमिंग। तो तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, जल्दी से आ जाओ। मेक इट क्विक इफ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी से आ जाओ अगर तुम्हें इस घोड़े को राइड करना है, यानी कि दौड़ाना है। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. तो वो कह रहा है मैं अपने कज़न मुराद को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो अलाइव रहना बहुत अच्छे से जानता है, अलाइव रहना, खुशनुमा जानना, हंसी मजाक करना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना जानता है। मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इन द वर्ल्ड, यानी कि बॉर्न, यानी पैदा हुआ है, कि बोल रहा है मैं उसको जानता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा फॉल नहीं हुआ है, यानी कि कोई भी ऐसा आसमान से उतर के ऐसा गिरा नहीं है इस दुनिया में, यानी बॉर्न नहीं हुआ है जैसा मेरा कज़न मुराद था। वो इतना अलाइव था, इतना खुशनुमा लड़का था, लेकिन जो मैं देख रहा था दैट आई कुड नॉट बिलीव, उसको तो बिलीव करना मुश्किल ही था कि इतना क्या अलाइव कि एक हॉर्स ही ले आया वो, जो कि हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉसिबल था। In the first place, my earliest memories had been memories of horses and my first longings had been longings to ride. Longings का मतलब क्या है? Aching desire, यानी कि एक ऐसा desire, एक ऐसी इच्छा जो काफ़ी समय से आपके दिल में है कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो वो कह रहा है कि मेरे ख्याल में जो मेरी सबसे पुरानी मेमोरीज़ हैं वो किसके बारे में है? हॉर्सेस के बारे में, क्योंकि वो हमको अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था जब मैं 9 साल का था। तो उनको ये हॉर्सेस वाली मेमोरी याद है अपने बचपन की, और यही जो हॉर्सेस को राइड करने की मेरी डिज़ायर थी वही थी हमेशा से कि मुझे ये हॉर्सेस को मुझे राइड करना। लॉन्गिंग्स यानी बहुत समय से जो इच्छा दिल में है, तो इनको हॉर्सेस चलाने की इच्छा थी बहुत। दिस वॉज अ वंडरफुल पार्ट। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात थी भाई, पहली चीज़ कि भाई हमें हॉर्सेस का मन था चलाने का, हमारा डिज़ायर था, हमारी इच्छा थी कि हमें हॉर्स चाहिए। लेकिन सेकंड बात यह है कि वी वर पुअर, हम इतने गरीब हैं कि हम ये हॉर्स लाएंगे कहाँ से, खरीदेंगे कैसे? हमारे पास मुश्किल से खाने के लिए पैसा आ रहा है, तो हमारे पास घोड़ा खरीदने का पैसा कहाँ से आएगा? दिस वॉज अ पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। और इसी वजह से मुझे यकीन नहीं हो रहा था जो मैं सामने देख रहा था, क्योंकि हम तो बहुत गरीब थे, हम घोड़ा अफोर्ड कर ही नहीं सकते खरीदना, तो सामने मुराद हॉर्स पे कैसे बैठा है? दैट मीन्स 100% वो उसका तो नहीं है। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। स्ट्रिकन यानी कि ट्रबल्ड, हम लोग इतने गरीब थे, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, और हमारी पूरी ट्राइब यानी हमारी पूरी कम्युनिटी गारो गालियन जो हमारी ट्राइब थी वो पॉवर्टी स्ट्रिकन थी, यानी गरीबी से हमेशा परेशान रही है। Every branch of the Garo-Glanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. तो वो कह रहा है कि घारो-ग्लानियन यानी कि यही अमेरिकन ट्राइब जिसमें ये दोनों बच्चे जहाँ से बिलोंग करते हैं। कॉमिकल यानी फ़नी, तो यहाँ पे वो एक फ़नी बात बोल रहे हैं अपनी पॉवर्टी के बारे में, अपनी गरीबी के बारे में, कि हमारा पूरा घारो-ग्लानियन फैमिली जो थी, जो पूरी ट्राइब थी, वो बड़ी अमेजिंग कॉमिकल, बड़ी फ़नी टाइप की मतलब फ़नी टाइप की पॉवर्टी में हम लोग जी रहे थे। अब ऐसा वो क्यों बोल रहे थे, आगे पढ़ते हैं। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family. Bellies यानी कि स्टमक। तो वो कह रहा है कि हम लोग इतने गरीब थे कि हम लोगों को कभी समझ ही नहीं आता था कि हम लोगों के पास खाना खाने को कैसे आ जाता है, यानी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे, बट समहाउ खाना हमारी प्लेट में हमेशा होता था। यहाँ तक कि बेलीज यानी हमारे स्टमक में, यहाँ तक कि जो सबसे ओल्ड पुराने बुजुर्ग, जो सबसे एक्सपीरियंस मेंबर्स हैं हमारी फैमिली के, वो तक नहीं बता सकते कि हम लोग पास खाना आकर आता कहाँ से, हमारे पास पैसे होते नहीं हैं, हम लोग इतने पुअर हैं, लेकिन फिर भी टचवुड खाना आ जाता है। तो इसलिए वो फ़नी वे में बता रहा था कि हम ऐसे वाले पुअर हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो, वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। और वो कह रहा है जो हमारी घारो-ग्लानियन
जो हमारी ट्राइब है, हम लोग किस चीज़ के लिए फेमस है? हमारी ऑनेस्टी के लिए, हमारी सच्चाई के लिए। हमारी ट्राइब ने कभी चोरी नहीं करी, कभी झूठ नहीं बोला, कभी गलत काम नहीं किया। We'd been famous for our honesty for something like 11 centuries, and even we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. तो वो कह रहा है कि पिछली 11 सेंचुरी से हमारी फैमिली सबसे ऑनेस्ट, हमारे जो ट्राइब है सबसे ऑनेस्ट कहलाई है। अब एक सेंचुरी कितना होता है? 1 century इज इक्वल्स टू 100 years। 100 साल बन के बनती है एक सेंचुरी। तो दैट मीन्स 11 सेंचुरीज यानी कि 1100 साल। तो 11 सेंचुरीज यानी कि 1100 ईयर्स से उनकी जो ट्राइब है वो सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट कहलाई है और कभी भी उन्होंने चोरी नहीं करी। और वो कह रहे हैं कि हम लोग सबसे वेल्दीएस्ट फैमिली भी थे, यानी कि एक ज़माने में हम अमीर भी थे, वेल्दी भी थे। वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड। तो वो कह रहा है जितनी वर्ल्ड को, जितनी दुनिया को हम जानते थे उसमें सबसे वेल्दी एक टाइम पर हम भी थे, लेकिन फिर स्लोली हमारी जो ट्राइब थी वो पुअर हो गई। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। तो वो कह रहा है हमारी जो ट्राइब है सबसे पहले क्या है? ऑनेस्ट, सबसे पहले बहुत सच्ची है। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड, ऑनेस्ट नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम प्राउड है यानी कि सबसे पहले हम अपने लिए बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम गारोग्लानियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं। सेकेंडली हम बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत सच्चे हैं और कभी झूठ नहीं कहते, ना चोरी करते, ना गलत काम करते हैं। और थर्ड, राइट एंड रॉन्ग में बिलीव करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना हमें बहुत अच्छे से आता है। सही को सही कहने के लिए हम खड़े हैं और गलत को गलत कहने के लिए भी हम खड़े हैं। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal। तो कह रहा है हमारी पूरी ट्राइब में से कभी किसी ने किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, कभी भी किसी का मतलब ज़रूरत का फ़ायदा नहीं उठाया, या हमने कभी अपने बेनिफिट के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेट अलोन स्टील का मतलब यह है कि स्टील करना, चोरी करना तो भूल ही जाओ, हमने कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he could have bought it, it must have stolen it, and I refused to believe it he had stolen it। तो अब यहाँ ये बोल रहे हैं कि मैं अपने सामने कॉन्सिक्वेंटली यानी एज अ रिजल्ट, जो भी चीज़ मैं देख रहा हूँ उसका रिजल्ट ये देख रहा हूँ मैं सामने कि मेरे आंखों के सामने एक हॉर्स तो है, इतना मैग्निफिशेंट यानी इतना ब्यूटीफुल है, वो इतना सुंदर है और मैं उसको स्मेल कर सकता हूँ। मतलब घोड़ों की जो स्मेल आती है अजीब सी, वो स्मेल भी कर सकता है। मुझे इसकी स्मेल आ रही है और उसको तो लवली लग रही है स्मेल। क्यों? क्योंकि वो तो ही वॉज ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर हॉर्सेज। उसकी तो घोड़सवारी करना, हॉर्सेज में उसका इंटरेस्ट था, उसको ये सब अच्छा लगता था, तो उसको ये स्मेल भी लवली लग रही है। और वो उसकी ब्रीदिंग का साउंड भी सुन सकता है, किसकी? हॉर्स का, और वो उसको बहुत एक्साइटिंग लगता है। और फिर भी वो बिलीव नहीं कर सकता कि उस घोड़े का कोई लेना देना मुराद के साथ या मेरे साथ या गारोग्लानियन फैमिली की किसी भी मेंबर के साथ जो इस वक्त सो रहे हैं या उठे हुए हैं नहीं हो सकता, क्योंकि मुराद लेकिन फिर भी वो बिलीव नहीं कर पा रहे। कहने का मतलब यहाँ पे ऑथर का ये है कि अपने आंखों के सामने वो जीता जागता, सांस लेता हुआ इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल हॉर्स देख रहे हैं, और क्योंकि वो गारोग्लानियन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो चोरी तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि और उसका कोई लेना देना भी नहीं है हमारे किसी फैमिली मेम्बर से। लेकिन वो लोग बहुत पुअर थे तो ये बिलीव करना डिफ़िकल्ट था कि उसने शायद चोरी की है कि नहीं की। तो बेसिकली ऑथर यहाँ पे बहुत कंफ्यूज्ड है, और इसलिए पुअर है तो खरीद भी नहीं सकते, तो ये भी उसको विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन एंड में वो ये कह रहे हैं कि आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट। वो ये कहना चाह रहे हैं इन सब के बावजूद भी मैं ये मानूंगा ही नहीं कि मुराद ने शायद घोड़ा चोरी किया है, क्योंकि ये तो उनकी गारोग्लानियन फैमिली की, ट्राइब की, ये उनकी खासियत, यही तो उनका मेन कैरेक्टर था कि वो लोग सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट है। तो ये सब चीज़ें उसके माइंड में आ रही है कि घोड़ा है, हम पुअर हैं, लेकिन फिर भी घोड़ा कैसे आया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं नहीं मानूंगा कि उसने चुराया है। उसका माइंड उसको अलाउ नहीं कर रहा था ये चीज़ बिलीव करने पे।
नो मेंबर ऑफ द घारोग्लानियन फैमिली कुड बी अ थीफ, तो बोला हमारी घारोग्लानियन फैमिली में से कोई भी थीफ यानी चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स, तो उसने बोला पहले मैंने अपने कज़न मुराद को देखा, फिर मैंने हॉर्स को देखा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन दी वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन दी अदर हैंड फ्राइटेड मी। पायस यानी कि रिलीजियस, स्टिलनेस यानी कि काम, शांत एक जगह पे, ह्यूमर मतलब कोई भी चीज़ जो फनी क्वालिटी हो। तो वो कह रहा है कि मैंने दोनों को देखा, घोड़े को भी और मुराद को भी, दोनों बहुत शांत दिख रहे थे और दोनों बहुत ह्यूमरस दिख रहे थे, यानी दोनों को देख के मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी। एक जगह मुझे मज़ा भी आ रहा था, बहुत डिलाइटेड, मैं खुश हो रहा था हॉर्स को देख के कि वाह एक हॉर्स है, अब मुझे इसको राइड करने का चांस मिलेगा। और दूसरी जगह मैं फ्राइटेंड भी था, यानी कि मैं डरा हुआ था कि ओ गॉड कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में मुराद ने चुरा ली, हमारी घारोग्लानियन फैमिली की प्रथा तोड़ दी उसने। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तो उसने मुराद को बोला मुराद तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया। अब उसने मुराद से पूछ लिया कि तुमने कहाँ से चुराया, क्योंकि उसको डाउट्स आ रहे हैं अपने मन में। अब लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ यू वांट टू राइड, लीप आउट यानी कि जंप आउट, तो उसने बोला खिड़की से कूद के आ जाओ अगर तुम्हें ये चलाना है। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, क्योंकि उसने कोई जवाब नहीं दिया आरम की बात का, और उसने हाँ भी नहीं बोला ना बोला, बस बोला अगर चलाना है तो बाहर आ जाओ भाई। तो उसकी इस बात से तय हो गया था कि ही हैड स्टोलन द हॉर्स, मतलब उसने फैमिली की जो प्रथा है ऑनेस्टी की, ऑनेस्ट रहने की, वो तोड़ दी और फाइनली घोड़ा उसने स्टील कर दिया। There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I chose. तो वो कह रहा है इस बात पे कोई सवाल नहीं कर सकते कि उसने चुराया है कि नहीं चुराया है, बस वो तो आया था मुझे इनवाइट करने के लिए कि तुम्हें चलाना है तो चलाओ, नहीं तो कोई, वरना तुम्हारी मर्जी। तो जैसी मेरी मर्जी थी, अगर मुझे चलाना था तो मैं चला जाता, नहीं चलाना था तो वापस जाके सो जाता मैं। तो ये चीज़ वो बता रहे हैं। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. तो अब क्या कर रहे हैं, अब अपने दिमाग में अरम जो है वो स्टील को डिस्काउंट कर रहे हैं, यानी अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि नहीं यार नहीं चुराया है उसने, वो नहीं चुरा मतलब उसको पता है कि हॉर्स उसने चुरा लिया, लेकिन अब उसको वो अपने दिमाग में अलग अलग रीजंस देके अपने माइंड को शांत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं उसने चुराया नहीं है। घोड़े को चुराना कोई चोरी थोड़ी होती है, कोई स्टीलिंग थोड़ी होती है, कोई पैसा थोड़ी है, वो कह रहा है कोई मनी थोड़ी है। मनी ऐसा होता है कि भाई हमने अगर किसी का मनी चुराया और यूज़ करके ख़त्म कर लिया, वो होती है चोरी। हमने तो घोड़े को नहीं चुराया, हम तो बस कुछ टाइम के लिए उसे ले आए हैं, यूज़ करेंगे, और कोई बेच थोड़ी रहे हैं उसे। और अगर आप लोग इतने क्रेज़ी, इतने आप पागल हो, मेरे कज़न मुराद जैसे और मेरे जैसे जो कि घोड़ों के लिए इतने क्रेज़ी हैं, तो आई एम सॉरी, ये तो बिल्कुल घोड़े की स्टीलिंग है ही नहीं। तो ये सब उन्होंने रीजंस अपने आप को अपने माइंड में दिए और ये सोचा कि ये स्टीलिंग, ये चोरी नहीं है। It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. तो वो क्या बोलता है, अरे चोरी तो तब होगी जब हम घोड़े को सेल कर देंगे, जो कि ऑब्वियसली हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि घोड़े को तो उनको चलाना है, राइड करना है। तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं हमने चोरी नहीं करी। Let me put on some clothes, I said. All right, he said, but hurry. तो अरम कहता है मैं जल्दी से चेंज करके आता हूँ और फिर मैं घोड़ा चलाऊंगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है मुराद, हाँ जल्दी करो। पर I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. तो जल्दी से चेंज करके जंप करके विंडो के बाहर आता है और घोड़े पे अपने कज़न मुराद के पीछे बैठ जाता है। Last year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Edge यानी end. तो वो कह रहा है हम पिछले साल that year यानी एक आध साल की वो बात बता रहे हैं कि हम वॉलनट एवेन्यू नाम का एक जगह है जो टाउन जहाँ ख़त्म होता है, शहर जहाँ ख़त्म होता है, वहाँ पे ये एरिया आता है वॉलनट एवेन्यू। तो हम वहाँ रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, वाइनयार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स। तो हमारे घर के पीछे क्या था, पूरा शहर बसा हुआ था, जैसे कि वाइनयार्ड्स थे। वाइनयार्ड्स यानी कि प्लांटेशन ऑफ ग्रेप वाइन यूज्ड इन वाइन मेकिंग। तो वाइन बनाने के लिए ग्रेप्स की ज़रूरत होती है और ये सब वाइन यार्ड्स में होता है जहाँ पे ग्रेप्स की प्रोसेसिंग करते हैं और लोग वाइन बनाते हैं।
तो वो कह रहा है हमारे घर के पीछे वाइनयार्ड्स थे, ऑर्चर्ड्स थे। ऑर्चर्ड्स यानी वो पीस ऑफ लैंड जहाँ पे फ्रूट्स की प्लांटेशन हो रही है, यानी कि वहाँ पे सिर्फ फ्रूट्स उगाए जाते हैं। और इरिगेशन डिचेस थे। इरिगेशन डिचेस मतलब मैन मेड चैनल, ऐसे छोटा सा पॉन्ड जैसा होता है जो इंसान बनाते हैं, और उसमें क्या होता है, वाटर होता है, और वो वाटर घरों में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करने के काम आता है। तो ये वो बता रहे हैं अपने उस घर के बारे का डिस्क्रिप्शन जो वॉलनट एवेन्यू में था, और उनके पीछे वाइनयार्ड्स से, ऑर्चर्ड्स से, इरिगेशन डिचेस थी, और कंट्री के रोड्स थे। In less than 3 minutes we were on Olive Avenue and then the horse began to trot. वो कह रहा है हमने घोड़ा चलाना स्टार्ट किया और 3 मिनट के अंदर ही घोड़ा हमको कहाँ पहुँचा दिया, ऑलिव एवेन्यू नाम की जगह पे उसने हमें पहुँचा दिया। एंड देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट, और हॉर्स ट्रॉट करने लगे। अब हम जो चलते हैं, हमारी चाल को वॉक कहते हैं, जो घोड़े की चाल होती है उसे कहते हैं ट्रॉट। घोड़ा ट्रॉट करता है। ट्रॉट यानी कि proceed at a pace faster than a walk, lifting each diagonal pair of legs alternately. यानी घोड़े के आगे के 2 पैर होते हैं, पीछे के 2 पैर होते हैं। वो एक पैर अपना आगे का और उसी के साथ एक पैर पीछे का रखता है, और दूसरे 2 पैर उठते हैं। फिर दूसरे 2 पैर जब नीचे उठते हैं तो वही वाले पहले वाले जो पैर हैं वो नीचे बैठते हैं। तो ऑल्टरनेट पैर ऐसे ऊपर नीचे, जो घोड़े की चाल होती है उसको हम ट्रॉट कहते हैं। तो घोड़ा ट्रॉट करने लगा यानी दौड़ने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और वो कह रहे हैं कि जब हम घोड़े पे बैठे थे तो हवा बिल्कुल हमारे फेस पे बहुत तेज़ आ रही थी। एयर ऐसा लग रहा था बहुत फ्रेश है, और हम गहरी लंबी सांसें ले रहे थे क्योंकि हमको बहुत फ्रेश एयर फील हो रही थी। हमें बहुत मज़ा आ रहा था घोड़ा राइड करने में। The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. तो कह रहा है कि जो फील था घोड़े पे बैठने का वो बहुत अमेजिंग था, और मेरा कज़न जो मुराद है, जो हमारे ख़ानदान का सबसे क्रेजी, सबसे पागल इंसान है, वो गाना गाने लग गया। आई मीन ही बिगैन टू रोर, और रोर यानी बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला चिल्ला के सिंग करने लगा वो। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन समवेयर, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak into our tribe. तो वो कह रहे हैं हर खानदान में, पूरी फैमिली में, ट्राइब में कोई ना एक क्रेजी स्ट्रीक, कोई ना एक पागल इंसान ज़रूर होता है। क्रेजी स्ट्रीक यानी एन एलिमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड काइंड इन समवंस कैरेक्टर, यानी कि क्रेजी इंसान है। कोई बहुत पोलाइट होता है, कोई बहुत हम्बल होता है, कोई बहुत क्रेजी बिल्कुल पागल होता है जिसको किसी से कोई डर नहीं लगता, जो मन में आया बस कर दिया। तो वो कह रहा है हर फैमिली में कोई ना कोई क्रेजी स्ट्रीक ज़रूर होता है, और हमारे ख़ानदान में कौन है, मुराद है, और वो नेचुरल डिसेंडेंट है एक दूसरी क्रेजी स्ट्रीक का हमारी फैमिली में। तो वो कह रहे हैं हमारे ख़ानदान में एक और कोई मुराद से पहले क्रेजी स्ट्रीक थे जो अभी भी ज़िंदा हैं, वो भी ऐसी क्रेजी हैं, वो भी ऐसी पागल हैं। तो हमें लगता है मुराद उनका डिसेंडेंट है, यानी कि उन्हीं पर गया है। अ पर्सन दैट हैज़ डिसेंडेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंसेस्टर, पूर्वज यानी आपके एंसेस्टर। तो वो कह रहा है मुराद इतना पागल है कि हम तो कहते हैं मुराद उस पर्सन के ऊपर गया है, वो भी ऐसी क्रेजी स्ट्रीक टाइप के थे। अब वो कौन है जिन पर मुराद गया, उसके बारे में भी आगे हम अभी डिस्क्रिप्शन उनका पढ़ेंगे। बिफोर हिम, तो अब मुराद से पहले कौन क्रेजी स्ट्रीक था इनकी फैमिली में, कौन इतना पागल सा इंसान था, वॉज आवर अंकल खौसरफ। इनके एक अंकल थे जिनका नाम है खौसरफ, जो कि अभी भी हैं, जिंदा हैं। An enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley, a man so furious in temper. तो वो कह रहे हैं enormous, बहुत ही ह्यूज, बड़े से इंसान है वो, सबसे पावरफुल हेड है उनका, यानी इतना कड़क हेड है उनका, और उसके ऊपर ब्लैक कलर के उनके बाल हैं, और उनकी सैन जैक्विन वैली में सबसे बड़ी मुस्टैच है, यानी कि मूछें। सैन जैक्विन वैली क्या है, वन ऑफ द लॉन्ग इंटीरियर वैलीज ऑफ कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी वैली जो है वो सैन जैक्विन वैली। तो वो कह रहा है पूरी सैन जैक्विन वैली में सबसे बड़ी मूछें किसकी हैं, अंकल खौसरफ की। अ मैन सो फ्यूरियस, वो इतने फ्यूरियस है ना, हमेशा बहुत एंग्री रहते हैं, हमेशा गुस्से में चिड़चिड़े ही रहते हैं। इन टेम्पर, सो इरिटेबल, और इतने इरिटेबल हैं सबको बहुत, मतलब सबको चिड़ होती है उनसे। सो इम्पेशेंट, और बहुत इम्पेशेंट है, उनको सब्र नहीं है, यानी किसी भी चीज़ का वेट नहीं कर सकते। दैट इज स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, कोई भी बात कर रहा है वो कभी भी उनको बीच में इंटरप्ट कर देते हैं और रोर करने लगते हैं ना, चीखने चिल्लाने लगते हैं। और क्या बोलते हैं, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो ये उनकी सिग्नेचर लाइन थी, कोई भी बात होती थी वो चीखने चिल्लाने लगते थे और क्या बोलते थे, इट इज़ नो हार्म,
पे नो अटेंशन टू इट, यानी कोई हार्म, कोई मुश्किल की बात नहीं है और ध्यान मत दो इस बात पे। तो ये उनकी सिग्नेचर लाइन है, हमेशा ये चीज़ वो ज़रूर बोलते थे। तो पूरी फैमिली, पूरी गारो ग्लैनियन ट्राइब जो है उनको क्या बोलती थी कि ये तो बहुत क्रेजी स्ट्रीक है, यानी बहुत पागल है। तो इनके बारे में उन्होंने इसलिए बता रहे हैं हमें चैप्टर में, क्योंकि वो कह रहे हैं जो मेरा कज़न मुराद है वो भी इन पर ही गया है, वो भी ऐसी पागल है, क्रेजी है, कुछ भी करते रहता है, बिल्कुल डर नहीं लगता उसको किसी का। That was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him that their house was on fire. तो वो कह रहा है सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार तो ऐसा हुआ कि अंकल खौसरफ का खुद का बेटा जिसका नाम था एरक, वो भागते हुए आया 8 ब्लॉक्स यानी 8 दरवाजे ऐसे क्रॉस करते हुए बार्बर यानी नाई की दुकान तक आया भागते हुए। वहीं पे अंकल खौसरफ बैठे थे और अपनी मुस्टैच को ट्रिम करवा रहे थे, कट करा रहे थे। और उसने क्या बोला, देयर हाउस वॉज ऑन फायर, ये चिल्ला के बोला कि घर में आग लग गई है। दिस मैन खौसरफ सैट अप इन द चेयर एंड रोड, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो ये आदमी इतना पागल है, इतना क्रेजी है, उसने बस अपनी चेयर से खड़ा हुआ और चिल्लाने लग गया, इट इज़ नो हार्म, कोई टेंशन की बात नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, कोई उस पर ध्यान मत दो इस बात पे। अब किसी के घर में आग लग जाए तो इंसान के तो होश उड़ जाए, हम लोग अपने सेंसेस खो बैठे, लेकिन ये इंसान इतना क्रेजी है, कहता है हाँ हाँ कोई टेंशन की बात नहीं है। द बार्बर सेड, नाई बोलने लगा अंकल से, दैट बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, आपका बेटा कह रहा है आपके घर में आग लग गई है, आपको सुनाई दे रहा है। सो खौसरफ रोड, इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। तो वो इतने क्रेजी है कि वो बार्बर को भी चिल्लाने लगे कि इनफ, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई हार्म नहीं है, मैंने बोल दिया तो बस बोल दिया। My cousin Murad was considered that the natural descendant of this man, although Murad's father was Zorab, who was practical and nothing else. तो वो कह रहे हैं कि जो मुराद है वो इन्हीं का ही इन्हीं पर गया है। सब यही कहते हैं कि वो तो इतने क्रेजी, जितना मुराद है ना एग्जैक्टली उतने क्रेजी अंकल खौसरफ भी थे, मुराद इन्हीं पर गया है। मुराद के फादर कौन थे, जोराब। अब वो कुछ नहीं, वो प्रैक्टिकल से सोबर इंसान थे और कुछ नहीं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, बहुत नॉर्मल इंसान थे। That's how it was in our tribe, और ऐसा ही होता है हमारी ट्राइब में, वो बता रहे हैं। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. अब flesh का मतलब क्या है, flesh मतलब body, आपका शरीर, और spirit यानी soul, अंदर से आपकी जो आपकी आत्मा है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो फादर है और एक उनका बेटा है, तो वो बोल रहे हैं कि जो बेटे के अंदर जो फ्लैश है, जो खून बना हुआ है, जो फ्लैश एंड ब्लड है, वो अपने फादर का हो सकता है, ये मानते हैं कि उसका बेटा दिखने में अपने फादर जैसा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो सोल, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, जो उसका नेचर है, वो भी अपने फादर पे ही जाए। वो हो सकता है जैसा हम बोलते हैं ना, ये अपनी मम्मी पे ही गई है, ये अपनी मम्मी जैसी दिखती है, लेकिन इसकी क्वालिटीज़ बिल्कुल इसकी आंटी जैसी है, जो कि उसकी फैमिली की ही है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स जैसे दिख सकते हो, बॉडी फ्लैश आपको उनके जैसे हो सकता है, बट आपकी सोल या आपका नेचर, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो हो सकता है आपके किसी फैमिली मेम्बर पे भी जाए, आपके पेरेंट्स में ना जाए। तो वो यही बता रहा है कि वो अपने फादर जैसा तो दिखता था, लेकिन उसकी जो क्वालिटीज़ थी वो एग्जैक्टली अंकल खौसरफ जैसी थी, जो उन्हीं के फैमिली के एक पर्सन थे। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. Capricious यानी inconsistent change of mood, और vagrant यानी a person without a settled home or work. तो वो कह रहे हैं कि हमारी फैमिली में इस तरह के अलग अलग तरीके के बहुत सारे लोग हैं जो capricious हैं, जिनका चेंज हमेशा चेंज होता, मूड हमेशा चेंज होते रहता है, और जो अपने काम के लिए अपने घर में या बाहर अपने किसी काम के लिए सेटल होना जानते हैं। तो अजीब सी है हमारी फैमिली, ऐसी ही है। वो अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हैं। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग। अब वो बता रहे हैं कि हम घोड़ा चला रहे थे और मेरा कज़न पागलों की तरह वही गाने गा रहा था। For all anybody knew, we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belonged. We let the horse run as long as it felt like running. तो वो कह रहा है कि सब लोग अभी सो रहे हैं और लोगों के हिसाब से हम लोग अभी भी ओल्ड कंट्री में ही हैं, यानी सो रहे हैं अपने घर में, लेकिन
हमारे कुछ तो नेबर्स हैं, कुछ पड़ोसी जो हमें जानते हैं कि हम लोग भाई ऐसे नहीं हैं। ऑल्सो वो कह रहे हैं कि हम तो घोड़ा चलाते रहे, दौड़ाते रहे, और तब तक चलाते रहे जब तक घोड़ा खुद नहीं रुक जाता था। उसको हम खुद कभी नहीं रोकते थे, यानी कि वो लोग इतना एंजॉय कर रहे थे अपनी हॉर्स राइड को कि घोड़े को स्टॉप ही नहीं कर रहे थे। घोड़ा जब खुद थक के रुक जाता था तब रुकते थे, अपने आप से कभी नहीं रोकते थे। At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." तो अब कज़न मुराद जो है वो कह रहा है आराम से, अब तुम नीचे उतरो, अब मुझे अकेले राइड करना है। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। तो अब आराम मुराद से कह रहा है, ठीक है मैं उतर जाता हूँ, पर क्या तुम मुझे अलाउ करोगे अकेले चलाने के लिए तुम्हारे राइड के बाद? दैट इज अप टू दी हॉर्स, माई कज़न सेड, गेट डाउन। तो मुराद कहता है वो मेरे ऊपर थोड़ी है, वो तो हॉर्स के ऊपर। अगर हॉर्स तुम्हें अपने ऊपर बैठने पे अलाउ करता है तो ठीक है, पर अभी तो तुम उतरो, मुझे अभी अकेले राइड करने दो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। तो आराम कहता है हाँ हाँ, हॉर्स मुझे अपने ऊपर बैठने देगा, चलाने देगा, मुझे भी प्लीज चलाने देना। वी शैल सी, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। तो कहता है हम देखेंगे कि तुम्हें दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा हॉर्स चलाने के लिए अकेले, पर अभी तो तुम उतरो, अभी मुझे चलाना है। और तुम्हें तो ये चीज़ पता ही है आराम कि आई हैव अ वे विद द हॉर्स। वे यानी कि मेरे पास एक तरीका है, एक कुछ क्वालिटी है कि हॉर्सेस मुझसे कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि मुराद को हॉर्स राइडिंग आती है और आराम को बिल्कुल नहीं आती। तो वो कह रहा है कि हम देखेंगे तुम्हें दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, और तुम्हें पता है कि मुझे तो हॉर्स चलाना आता है। आई हैव अ वे विद द हॉर्स, यानी कि मेरे को तरीका है, एक टेक्निक है हॉर्स चलाने की जिससे मैं फैमिलियर हूँ। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। तो अब आराम उससे डिस्कस कर रहा है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक वे है, तरीका है हॉर्स चलाने का, मेरे पास भी है, मैं भी अकेले चलाऊंगा। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो, गेट डाउन। तो वो कह रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के उसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें चलाने नहीं आता हॉर्स, पर ठीक है देख लेंगे जो भी है, हम उम्मीद करते हैं तुम चला लोगे, पर अभी तो तुम उतरो एटलीस्ट। ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। तो वो कहता है हाँ ठीक है मैं उतर तो रहा हूँ, पर याद रखना कि तुम्हें मुझे अकेले राइड करने के लिए हॉर्स देना है। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स। तो वो कह रहा है कि मैं नीचे उतरा और मेरे कज़न ने अपनी हील्स, अब हील्स क्या है, पैर, हमारे पैर की जो एड़ी होती है उसको हम हील्स कहते हैं। तो हील्स से जब आप हॉर्स को साइड से ऐसे बम्प करते हो तो क्या होता है, हॉर्स चलना स्टार्ट होता है। तो उसने हॉर्स को अपनी हील्स से थोड़ा सा उसने पुश किया और क्या बोला, शाउट किया, वजीरे रन। तो उसने क्या बोला, वजीरे चलो भागो। तो वजीरे क्या होता है, अ नेम, उस हॉर्स को उसने एक नाम दे दिया, वजीरे। The horse stood on its hind legs, snorted and burst into fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. अब snorted क्या होता है, जो हॉर्स के नाक से आवाज़ आती है ना, जैसे वो छींक रहा है या अपनी नाक से कुछ आवाज़ निकाल रहा है, टू मेक एन एक्सप्लोजिव साउंड थ्रू नोज, उसको हम कहते हैं स्नॉटेड। फ्यूरी यानी कि एंगर, गुस्से में। तो हॉर्स अपने हिंड लेग्स मतलब आगे के इन दो पैरों पे इस तरीके से खड़ा हुआ, स्नॉटेड यानी जो घोड़े की आवाज़ है वो उसने वैसी निकाली, और बहुत एक एंग्री स्पीड में उसने दौड़ना स्टार्ट किया। और ये चीज़, ये जो सीन, दृश्य जो आराम देख रहा था, ये उसके लिए लवलीस्ट थिंग थी, ये उसके लिए बेस्ट चीज़ थी जो उसने अपनी लाइफ में आज तक देखी है। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. तो वो कह रहा है मेरा जो कज़न मुराद है वो घोड़ा दौड़ाते हुए पहले ड्राई ग्रास की तरफ, एक फील्ड थी वहाँ लेके गया, और उसके बाद एक इरिगेशन डिच होती है ना, इसके ऊपर घोड़ा लेके गया जहाँ पानी होता है। तो पहले सूखी घास में गया, फिर घोड़े को दौड़ाते हुए इरिगेशन डिच की तरफ गया, और 5 मिनट बाद जब वो लौटा तो ही वॉज ड्रिपिंग वेट, पूरा वो गीला हो गया था, क्योंकि इरिगेशन डिच के ऊपर वो गए थे तो पानी स्प्लैश हुआ होगा, जिसकी वजह से मुराद पूरा गीला हो गया। ड्रिपिंग वेट यानी पानी पूरा बह रहा था उस पर से। द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। अब सन वॉज कमिंग अप यानी कि अब सुबह हो रही है, कि वो सुबह 4 बजे निकले थे, सन वॉज कमिंग अप यानी कि अब सबके उठने का टाइम होने वाला है। तो वो कह रहा है नाउ इट्स माई टर्न, आराम मुराद से कहता है अब मेरी टर्न है, अब तुम उतरो, मैं अकेले चलाऊंगा। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, राइड, ही सेड। तो वो उतरा और उसने बोला लो राइड करो, चलाओ। आई लीप्ड यानी कि जम्प्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट knew the most awful fear imaginable.
ऑफुल यानी कि वेरी बैड, कोई चीज़ जो बहुत ख़राब होती है। तो वो कह रहा है मैं जंप करके घोड़े के बैक पे तो जाके बैठ गया, लेकिन एक मोमेंट के लिए सबसे बेकार डर, जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ, जो उसको डर था वो वही हुआ। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा चला ही नहीं। अब क्योंकि इसको हॉर्स राइडिंग आती नहीं, इसको पता ही नहीं कि घोड़े को मूव कैसे कराना है, तो ये बैठा उसके ऊपर, कोशिश की उसको स्टार्ट करने की, उसको मूव कराने की हॉर्स को, लेकिन घोड़ा चला ही नहीं। और ये उसको पहले से डर था और यही हुआ। Kick into his muscles, my cousin Murad said. What are you waiting for? We've got to take him back before everybody in the world is up and about. तो उसका कज़न अब बहुत इरिटेट हो रहा है, वो कह रहा है कि किक इनटू हिज मसल्स, उसके साइड में उसको किक करो तभी वो चलना स्टार्ट करेगा। और किसके इंतज़ार कर रहे हो तुम, जल्दी करो, अभी सब लोग उठ जाएंगे और हमें देख लेंगे, हमारी चोरी पकड़ा जाएगी कि हम एक चोरी का हॉर्स लेके घूम रहे हैं, तो जल्दी करो। अप एंड अबाउट मतलब टू वेक अप एंड स्टार्ट मूविंग, लोग उठ जाएंगे और घूमने फिरने लग जाएंगे, अभी देख लेंगे। तो उसका कज़न उसको चिल्ला रहा था। I kicked into the muscles of the horse. Once again, it reared and snorted. Reared यानी कि वो उठा, तो उसने उसके मसल्स में किक किया, वो उठा अपनी जगह से हॉर्स, और स्नॉट किया यानी कि वही नॉइस निकाला उसने अपने नोज से। एंड इट बिगैन टू रन, और दौड़ना स्टार्ट किया हॉर्स ने। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। अब क्योंकि घोड़ा चलाने नहीं आता था अरम को, उसको समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कैसे हैंडल करूँ, क्योंकि घोड़ा जो है वो फील्ड की तरफ जाने की बजाय कहीं पे और चली गया। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down to the road to the vineyard of Dickren Halabian, where it began to leap over vines. तो अब क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जहाँ पे वो फील्ड की तरफ जाना था और फिर इरिगेशन डिच की तरफ जाना था, उस तरफ भागने की बजाय कहाँ दौड़ने लगा हॉर्स, वाइनयार्ड, जहाँ पे वाइन्स बनती है। और किसका वाइनयार्ड था, डिक्रेन हैलेबियन नाम के इस फार्मर का ये वाइनयार्ड था। बोला उसके वाइनयार्ड की तरफ वो दौड़ते हुए चला गया, और हर वाइन के ऊपर बहुत सारी जितनी भी वो ग्रेप्स का वो जो ढेर बना हुआ था सबके ऊपर लीप करने लगा, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से जंप करने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और 7 वाइन्स के ऊपर यानी ग्रेप्स की जो वो क्यारियाँ लगी हुई थी उसके ऊपर 7 बार ज़ोर ज़ोर से कूदा घोड़ा, एंड फाइनली अरम घोड़े से नीचे गिर गया बहुत बुरी तरीके से। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और अरम जैसे ही घोड़े से गिरा, घोड़ा रुका नहीं, घोड़ा आगे कहीं और ही भगते हुए चला गया। माय कजिन मुराद केम रनिंग डाउन टू द रोड, और मुराद ने देखा और मुराद भगते हुए वहां पे आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स, यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी न्यू। तो वो कहता है मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल वरिड नहीं हो रहा अरम, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं तुम्हें देखने का कि तुम कहाँ गिरे हो, तुम्हें कहाँ चोट लगी हो, हमें अभी के अभी जाके उस हॉर्स को पकड़ना है, सुबह हो गई, कोई देख लेगा तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। वो कहता है मैं इस तरफ जाता हूँ, तुम उस तरफ जाओ, हम दोनों में से जिसको भी हॉर्स मिलेगा उसको वापस हम यहीं पर लेके आएंगे, और अगर तुम्हें मिलता है तो बी काइंडली, यानी कि उससे थोड़े काइंड रहना, अच्छे से बिहेव करना उससे। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. It took him half an hour to find the horse and bring him back. तो बोला मैं चलते ही जा रहा था रोड पे, मुझे तो मिला नहीं हॉर्स, पर मेरा जो कज़न था मुराद वो फील्ड की तरफ गया, फिर इरिगेशन डिच की तरफ गया, और आधे घंटे बाद फाइनली उसको वो हॉर्स मिला और वो उसको वापस वहाँ पर ले आया। All right, he said, jump on, the whole world is awake now. तो वो कहता है अब जल्दी से मेरे पीछे घोड़े पे बैठो, पूरी दुनिया उठ गई है, सुबह हो गई है। What will we do? I said. तो अब अरम बहुत डर गया और अरम कहता है अब क्या करेंगे, अब तो सब लोग उठ गए हैं। Well, he said, we'll either take him back or hide him until tomorrow morning. तो वो कहता है मुराद कि ऐसा करते हैं कि इसको वापस वहीं ले जाते हैं जहाँ से हम इसको लाए हैं, या तो फिर इसको कल सुबह मॉर्निंग तक छुपा देते हैं हम इसको कहीं। He didn't sound worried and I knew he'd hide him and not take him back. तो जिस तरीके से वो बोल रहा था मुराद, उस तरीके से अरम समझ गया था कि ये डेफिनेटली रिटर्न तो नहीं करने वाला है, ये इसको नेक्स्ट डे तक कहीं हाइड कर लेगा, क्योंकि अभी उनकी जो डिज़ायर, जो इच्छा है हॉर्स राइड करने की, वो अभी पूरी और नहीं हुई, उनको और हॉर्स राइडिंग करनी थी। तो उन्होंने क्या किया, इसको कहीं पे छुपा दिया। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, नॉट फॉर अ वाइल यानी इस वक्त जब भी उनकी अभी और इच्छा है हॉर्स राइडिंग करने की, अभी तो वो उसको वापस नहीं करेगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, I know a place, he said. तो अरम कहता है हम इसको कहाँ छुपाएंगे इस हॉर्स को।
तो मुराद कहता है मुझे एक जगह पता है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड। तो अब अरम जो है वो मुराद से अलग अलग क्वेश्चंस कर रहा है, वो उससे पूछ रहा है कि कितना टाइम हो गया है तुम्हें इस हॉर्स को चुराए हुए। It suddenly dawned on me that he had been talking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. Dawned यानी appeared, उसी वक्त आपके सामने आना। तो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे वो मुराद कह रहा है कि वो सडनली ये बोलने लग गया कि मैं इसी अर्ली मॉर्निंग में ही मैंने इसको कहीं से उठाया और इसीलिए मैं तुम्हारे पास इसको लेकर आया, क्योंकि मुझे पता है कि मुराद ऐसा कह रहा है कि मुझे पता है कि तुम्हें कितनी इच्छा है, कि तुम्हारे मन में कितना डिज़ायर है हॉर्स राइडिंग करने के लिए, इसीलिए मैं आज ही सुबह इसको तुम्हारे पास लेकर आया। Who said anything about stealing a horse? He said. तो वो कहता है तुम्हें किसने बोला कि मैंने हॉर्स स्टील किया है, मैंने चोरी किया है। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? तो अब मुराद जो है अरम जो है वो अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहा है मुराद से, ताकि वो एक्चुअली सच बता दे कि उसने कितने टाइम से इस घोड़े को चुरा लिया है और कितने टाइम से उसने सुबह सुबह के टाइम पे राइड करना स्टार्ट किया है। तो वो अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो अब वो कह रहा है, डिफरेंट क्वेश्चन अरम पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, कि आप सुबह सुबह तुमने कितने दिन से कितने टाइम से ये घोड़ा राइड करना स्टार्ट किया है। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड। तो कह रहा है वो मुराद कहता है आज सुबह से ही मैंने स्टार्ट किया है। आर यू टेलिंग मी द ट्रूथ, आई सेड। तो अरम पूछता है तुम सच कह रहे हो कि आज सुबह से ही तुमने स्टार्ट किया है। Of course not, he said, but if we are found out, that's what you're to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started writing this morning. तो मुराद यहाँ पे कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट, ऑब्वियसली मुझे 1 महीना हो गया है इस घोड़े को अपने पास रखे हुए, तो मैं इसको सजा के तो नहीं रखूँगा। मैंने काफ़ी दिनों से सुबह सुबह के टाइम में राइडिंग की है, बट आज मेरा मन हुआ कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और ये हॉर्स को तुम्हें भी चांस मिले इस हॉर्स पे राइड करने का। तो कह रहा है पर तुम्हें तो यही मालूम है ना कि हमने आज ही सुबह से स्टार्ट किया है, तो तुम यही बोलना, तुम ये मत बोलना हमने पहले से काफ़ी दिनों से हम इसको राइड कर रहे हैं। अगर हम पकड़ाए जाएंगे तो हम झूठे कहलाएंगे कि एक कह रहा है कि हम इतने दिनों से राइड कर रहे हैं और दूसरा कह रहा है आज ही सुबह से। तो तुम तो यही कहना अगर पकड़ाए जाएँ कि आज सुबह से ही हम इस हॉर्स को राइड कर रहे हैं। ऑल राइट, आई सेड। तो अरम कहता है ठीक है, ऐसा ही बोलूँगा मैं। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fetwajian. There was some oats and dry alfalfa in the barn. तो अब barn का मतलब क्या होता है? barn ये होता है जैसे कि आप ये पिक्चर में दिख रहे हैं, a large farm building. एक बड़े से फार्म में एक छोटा सा ऐसा घर टाइप का बनाया जाता है, इस टाइप का, जिसमें घोड़ा को रखते हैं और घोड़े के खाने की चीज़ें, वहाँ पे घोड़े का जो दाना वगैरह होता है वो रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं बान। यहाँ पे एनिमल्स, घोड़े के अलावा और भी दूसरे एनिमल्स भी रह सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो अब इन लोग की क्या प्लानिंग हो रही है इस घोड़े को छुपाने की। तो कहाँ छुपा रहे हैं घोड़े को? एक बान में छुपा रहे हैं। और कहाँ के बान में? एक डेजर्टेड वाइनयार्ड, डेजर्ट यानी एम्प्टी। तो एक खाली वाइनयार्ड है जहाँ पे कई सालों पहले वाइन्स बनाई जाती थी, पर अब वहाँ कोई काम नहीं चल रहा, तो वहाँ पे एक बान है, वहाँ पे जाके इन लोगों ने उस हॉर्स को छुपा दिया। और ये किसका वाइनयार्ड है? एक बहुत ही फेमस फार्मर का वाइनयार्ड है जिसका नाम है फेटवाजियान। ओके, और उसने क्या बोला, अंदर इस पूरे बान में क्या पड़ा था? ओट्स पड़े थे यानी दाने पड़े थे, और अल्फा यानी कि एक फ्लावरिंग प्लांट जिसको हम सीरियल्स भी कहते हैं, यानी कि बहुत छोटा सा प्लांट होता है, दाने जैसा होता है, जो घोड़े का फूड होता है, खाना होता है। तो वो सब भी रखा था। तो ऑब्वियसली ये लोग घोड़े को यहाँ छुपाएंगे, तो घोड़े का यहाँ पे खाना रखा है तो घोड़ा खा भी लेगा। तो इस जगह पे इन्होंने छुपा दिया अपने हॉर्स को। We began walking home. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. तो इन्होंने फिर दोनों बच्चे जो हैं घर की तरफ वॉक करना स्टार्ट किए, और मुराद कहता है कि घोड़े को मैनेज करना आसान नहीं था, क्योंकि घोड़ा थोड़ा सा एंग्री घोड़ा है, वो इतना इजीली नाइसली बिहेव नहीं कर सकेगा हमारे साथ। At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. I can get it want to do anything I wanted to do. Horses understand me. तो मुराद यहाँ पे अपनी थोड़ी सी तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि घोड़ा मैनेज करना आसान तो नहीं था, बट ठीक है मैं कर लूँगा घोड़े को, क्योंकि जैसे कि तुम्हें पता है आई हैव अ वे विद द हॉर्स,
यानी कि मुझे घोड़ों को चलाना बहुत अच्छे से आता है, मेरे पास एक वे है, एक तरीका है। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं, जो भी मैं उनको इंस्ट्रक्शंस देता हूँ तो वो उसको फॉलो करते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड। तो आरम कहता है तुम ये कैसे कर लेते हो मुराद। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड। तो वो कह रहा है मेरे पास घोड़ों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है। येस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड। तो आरम कहता है किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। तो कहता है एक बिल्कुल सिंपल, एक ऑनेस्ट, घोड़े को मैं बहुत प्यार करता हूँ और बहुत ऑनेस्ट हूँ उनसे। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। तो यहाँ पे अरम कहता है कि लेकिन मुझे काश मैं भी इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग बना पाता घोड़ों के साथ, ताकि मेरी भी वो इंस्ट्रक्शन सुने और मैं भी इजीली कंफर्टेबली एक हॉर्स राइडिंग कर सकूं। तो अंडरस्टैंडिंग कैसे, वो घोड़ों को थोड़ा सा प्यार करते हैं, उसको थोड़ा सा सहलाते हैं, थोड़ी सी उनसे बातें करते हैं, हंसते हैं, खाना खिलाते हैं। तो इसी टाइप की अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर रहा था मुराद। You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you'll know how to do it. तो मुराद अरम को कहता है कि तुम भी सीख जाओगे, डोंट वरी, तुम तो अभी एक स्मॉल बॉय हो, 9 ईयर्स के हो। जब तुम 13 ईयर्स के थोड़े बड़े हो जाओगे, थोड़े मैच्योर हो जाओगे, तो तुम भी समझ जाओगे कि घोड़ों को कैसे हैंडल करना है। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। अब अरम कहता है अब मैं अपने घर चले गया और मैंने आराम से बैठ के अपना दिल से, खुशी से मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि वो बहुत खुश था। वो हॉर्स राइडिंग करके आया था, जो कि उसकी बहुत डिज़ायर थी बहुत लंबे समय से। तो उसने बहुत मन से खुश होकर उसने क्या किया, अपना ब्रेकफास्ट खाया। That afternoon, my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. तो अरम कहता है कि उसी दिन हमारे जो अंकल खौसरौ, जो कि बहुत ही क्रेजी हैं खानदान में, वो हमारे घर आए और कॉफ़ी पीने लगे और सिगरेट स्मोक करने लगे। वो कहता है वो पार्लर में बैठ गए। पार्लर मतलब अ सिटिंग प्लेस इन द हाउस, जो घर में थोड़ा जो लिविंग एरिया, सिटिंग एरिया होता है, उसको पार्लर कहते हैं। तो कह रहे थे वो पार्लर में आए, वो स्मोक करे जा रहे थे और कॉफ़ी पिए जा रहे थे और ओल्ड कंट्री, अपने पुरानी कंट्री, पुराने ज़माने के जो दिन होते उनको याद करने लगे और ऐसे बैठ के डिस्कशंस करने लगे। Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian. तो कहते हैं जब अंकल खौसरौ आए, ऐसी कॉफ़ी पी रहे थे, सिगरेट स्मोक कर रहे थे, तो एक और विजिटर हमारे घर आए। वो थे फार्मर, और उस फार्मर का नाम क्या था, जॉन बायरो। वो असीरियन थे यानी कि एक दूसरी कंट्री के बिलोंग करते थे, बट क्योंकि वो आर्मेनिया में थोड़े अकेले थे, थोड़े लोनली थे, तो लोनलीनेस में क्या करे, फ्री टाइम में बैठ के तो उसने आर्मेनियन लैंग्वेज सीख ली। तो बस वो आए और वो भी वहाँ अंकल खौसरौ के साथ आके बैठ गए। कौन, जॉन बायरो। My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last shyly said, तो जॉन बायरो भी क्या करने लगे, जॉन बायरो के लिए मेरी मॉम क्या लेके आई, कुछ टबैको वगैरह लेकर आ गई। वो भी कॉफ़ी पीने लगा, टबैको खा रहा था, सिगरेट पी रहा था, और स्टाइली यानी एक लंबी गहरी सांस लेके उसने क्या बोला, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। तो बेचारा बहुत दुखी था और बोल रहा था कि 1 महीने पहले मेरे वाइट कलर का एक बहुत सुंदर हॉर्स जो है स्टोलन हो गया है, यानी कि चोरी हो गया है, और अभी तक नहीं मिला है मुझे। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उससे किसने चुराया, वो कहाँ चला गया। My uncle Khosrow became very irritated and shouted, "It's no harm. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse?" तो अब अंकल खौसरौ, जो कि ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया ही था कि थोड़े क्रेजी थे, थोड़े स्ट्रीकी थे, दिमाग से थोड़े पागल थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगेन अपनी सिग्नेचर लाइन बोली, इट्स नो हार्म, टेंशन की कोई बात नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट। क्या है, एक हॉर्स ही तो है, एक हॉर्स के खोने पर जाने पर इतना काय का रोना। तो वो खौसरौ अंकल चिल्लाने लगे, हैवंट वी लॉस्ट आवर होमलैंड। तो वो कह रहे हैं हमने पुराने दिनों में अपना घर तक खो दिया, कोई वॉर हुई होगी जिसमें उनका घर चले गया, तो कह रहा है हमने अपना घर खो दिया तो भी हम नहीं रोए। व्हाट इज द क्राइंग ओवर अ हॉर्स, और तुम क्या हो, सिर्फ एक हॉर्स पे रो रहे हो। That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said. But what of my Sari? What good is a Sari without a horse? तो वो कह रहा है, अब जॉन बायरो अंकल खौसरौ से कह रहा है कि वो आपके लिए ठीक होगा, सिटी ड्वेलर यानी अ पर्सन हु लिव्स इन अ सिटी,
तो वो कह रहा है कि ये इस टाइप की बातें बोलना कि ठीक है घोड़ा ही तो गया ना, इस टाइप के लिए इस टाइप से बोलना आप जैसे सिटी ड्वेलर, जो आप लोग शहरों के रहने वाले हो, आपके लिए आसान है, बहुत ईजी है, लेकिन हम तो यहाँ इधर विलेज में ही रहते हैं, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई कि हमारा हॉर्स चला गया। और मैं अब अपनी सरी का क्या करूँगी। सरी क्या होता है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये एक सरी है, इसके ऊपर यहाँ पे जो हॉर्स राइडर होता है वो बैठता है और उसके हाथ में क्या होते हैं, कुछ रोप्स होती हैं, और इधर आगे जो होता है ना वो हॉर्स होता है जो कि दौड़ता है और इसकी वजह से पूरी सारी मूव करती है, सॉर्ट ऑफ अ टोंगा आप बोल सकते हो। लेकिन ये जो चीज़ है ये सरी है। तो वो कह रहा है कि अब मैं अपनी सरी का क्या करूँ, घोड़ा तो चला गया, घोड़ा होता है तभी तो सारी चलती है। What good is a सारी विदाउट अ हॉर्स। तो बोला अब मेरी सारी भी किसी काम की नहीं क्योंकि अब घोड़ा नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, मैं अंकल खॉसरॉफ रोड। एंड एज यूजुअल अंकल खॉसरॉफ चिल्लाने लग गए कि पे नो अटेंशन टू इट, क्यों, क्योंकि वो थोड़े से बेवकूफ टाइप के हैं। I walked 10 miles to get here, जॉन बायरो सेड। तो जॉन बायरो कहता है कि अगर मेरा घोड़ा होता तो मैं वो सरी पे बैठ के आ जाता। कहाँ आ जाता, आपके घर तक मैं आ जाता, लेकिन अब तो मैं 10 माइल्स यानी कि 10 मील चलकर आया हूँ। यू हैव लेग्स, मैं अंकल खॉसरफ शाउटेड। तो अंकल चिल्ला के कहते हैं कि पैर है ना तुम्हारे पास, चल सकते हो ना, इसमें इतना रोने की क्या ज़रूरत है। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। तो फार्मर कहता है कि मेरा जो लेफ्ट टांग है उसमें बहुत दर्द होता है मुझे। पे नो अटेंशन टू इट, मैं अंकल खॉसरॉफ रोड। एंड अगेन अंकल खॉसरॉफ, क्योंकि वो बहुत क्रेजी थे, वो अपनी सिग्नेचर लाइन रिपीट कर देंगे, पे नो अटेंशन टू इट, मत ध्यान दो अपनी दर्द होने वाली उस लेग पे। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। तो फार्मर जॉन बायरो कहता है कि वो घोड़ा $60 का था, इतना महंगा था। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खॉसरॉफ सेड। तो अंकल कहते हैं कि मैं पैसे पर थूकता हूँ। तो वो क्योंकि इतनी बेवकूफ़ थे, उनको किसी की बात सुननी ही नहीं है, ना समझनी है, बस अपनी अपनी बात बोलते जाते थे और रोर करते थे, ना चीखते चिल्लाते रहते थे। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो अंकल खॉसरॉफ थे एज यूजुअल बहुत क्रेजी थे, वो स्टॉक करे यानी बहुत तेज़ वॉक फास्ट करते हुए जो घर का स्क्रीन डोर है उसको बहुत तेज़ आवाज़ करके हुए ठोकते हुए उसको वहाँ से बाहर चले गए। अब स्क्रीन डोर क्या होता है, जैसे कि हमारे घर में 2 डोर्स होते हैं, एक जो मेन वुडन डोर होता है और उसके पीछे एक जाली का लकड़ी का डोर होता है। वो क्यों हम रखते हैं, ताकि कोई मॉस्किटोज़ वगैरह एंटर ना करे और हवा आती रहे। तो ये जो स्क्रीन डोर है, जो ये जाली वाला डोर है, उसको बहुत ज़ोर से स्लैम करते हुए यानी कि दरवाज़ा पीटते हुए वहाँ से चले गए। My mother explained, he has a gentle heart, she said. It is simply that he is homesick and such a large man. तो अब क्योंकि वो इतना गंदा बिहेवियर करके चले गए जॉन बायरो के सामने, तो आरम की जो मॉम होती है, जो मदर होती हैं, वो बोलती हैं जॉन बायरो को कि he has a gentle heart. उसकी बात का बुरा मत मानो, उनका दिल साफ है। It is simply that he is homesick and such a large man. तो वो होम सिक है यानी कि अपने पुराने घर को बहुत याद करता है, इसलिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, और इतना लार्ज मैन है इसलिए चिल्लाने की उसकी आवाज़ ज़्यादा आती है, लेकिन उसकी बात को दिल पे मत लो। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद्स हाउस। फिर फार्मर वहाँ से उठा और वो भी वहाँ से चले गया, और अरम भागते हुए अपने कज़न मुराद के घर गया। He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. तो जैसे ही मुराद के घर गया, कौन, अरम, उसने देखा कि वो एक पीच ट्री यानी कि एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और क्या कर रहा था, एक रॉबिन नाम की ये जो चिड़िया है जिसके विंग में, जिसके पंख में थोड़ा सा चोट लग गई थी, उसको ठीक कर रहा था, और वो किसी तरीके से बर्ड से कम्युनिकेट, बातें करने की कोशिश कर रहा था। What is it? He said. तो मुराद कहता है अरम से, क्या हुआ, क्यों आए हो मेरे यहाँ? The farmer John Byro, I said. He visited our house. He wants his house. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. तो वो कहता है कि जो फार्मर जॉन बायरो है वो अभी अभी हमारे घर आए और उन्होंने बताया कि उनका घोड़ा चोरी हो गया 1 महीने पहले, और मतलब तुमने 1 महीने से घोड़ा चुरा लिया है, लेकिन अब उस इंसान को अपना हॉर्स चाहिए। किसको? जॉन बायरो को। तुम प्लीज़ अभी इसको रिटर्न मत करना कुछ टाइम तक तो एटलीस्ट, क्योंकि अभी तो मैं घोड़ा चलाना सीख जाऊँ, एटलीस्ट तब तक तो मत रिटर्न करना। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड। तो उनका जो कज़न मुराद है वो कहता है तुम्हें तो घोड़ा सीखने में पूरा 1 साल लगेगा।
वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। तो कहता है हाँ ठीक है। आरम कहता है 1 साल हम रख लेंगे, घोड़े को छुपा लेंगे कहीं। माई कज़न मुराद लीव टू हिज फीट, और ये सुन के तो मुराद जंप करके खड़ा हुआ। वो कहता है आर यू मैड, 1 साल तक एक घोड़े को छुपाना, हैव यू थॉट ये आसान है? What? He roared. Are you inviting a member of the Gharoglanian family to steal? The horse must go back to its true owner. तो वो कहता है क्या मतलब तुम एक ग्लानियन फैमिली के मेंबर को 1 साल और घोड़ा चुरा के रखने के लिए कह रहे हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हॉर्स को हम उसके ओनर तक बस अब जल्द से जल्द वापस पहुंचाएंगे। When I said, तो आरम पूछता है कब पहुंचाओगे इसको? In 6 months at least, he said. तो मुराद कहता है 6 महीने बाद हम पहुंचा देंगे उसको उसकी सही जगह पे। He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. तो जो रॉबिन नाम की बर्ड को उसने ठीक किया था, उसको चोट लगी थी, उसको जो उसने हेल्प करी थी, तो बर्ड को उसने हवा में ऐसे छोड़ा, वो 2 बार नीचे आके गिरी, बट 3rd टाइम में आराम से फ्लाई करके स्ट्रेट अप इन द स्काई वो चली गई। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. तो कह रहा है कि इसके बाद 2 हफ्ते तक यानी कंटिन्यूस 14 डेज तक जिस वाइनयार्ड में उन्होंने छुपा के रखा था हॉर्स को, उसको वहीं छुपा के रखा, और रोज़ अर्ली इन द मॉर्निंग दोनों निकलते थे हॉर्स राइडिंग के लिए। और डेली ऐसा होता था कि जो हॉर्स था वो आरम को अपनी बैक से गिरा देता था, वाइन्स के ऊपर ऐसे जंप कर करके उसको गिरा देता था, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो उसने चलाना सीख लिया, ऐसा नहीं हुआ, वो गिरा ही देता था आरम को रोज़। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. तो आरम कहता है कोई बात नहीं, अब गिरा रहा है तो ठीक है, मैं कुछ टाइम में अपने कज़न मुराद जैसे परफेक्ट हॉर्स राइडिंग सीख जाऊंगा। One morning on the way to Fetwajian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. तो वो बोल रहा है कि एक दिन जब हम लोग वापस जा रहे थे अपने हॉर्स को छुपाने के लिए फेटवाजियान के वो डेजर्टेड वो एम्प्टी वाइनयार्ड में, तो हमें रास्ते में कौन मिल गया? जॉन बायरो मिल गया, जो कि ओनर है, जो कि मालिक है इस हॉर्स का। Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. तो मुराद ने बोला मैं ये बात करता हूँ इससे क्योंकि अभी हमसे क्वेश्चंस पूछेगा, इसने हॉर्स को देख लिया है। तो आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, वे विथ फार्मर्स, मेरे पास तरीका है कि फार्मर्स को कैसे बात करनी है, कैसे उनको कन्विंस करना है, तो मैं बात कर लूँगा। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। तो उसने उसको क्या बोला? मुराद ने, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, कैसे हैं आप? द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली यानी कि वो ध्यान से उस हॉर्स को देख रहा था कि अरे ये हॉर्स तो मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स? तो जॉन बायरो कहता है गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स कौन? घारोघालियन फैमिली के जो लोग हैं वो जॉन बायरो के फ्रेंड्स हैं। तो वो कहता है गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स के बच्चों, तुम्हारे हॉर्स का नाम क्या है? माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनियन। तो मुराद ने आर्मेनियन लैंग्वेज में क्या बोला? माई हार्ट, ये नाम है हमारे हॉर्स का। A lovely name, John Byro said, for a lovely horse. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth? तो वो कहता है कितना प्यारा नाम रखा है तुम लोगों ने अपने हॉर्स का। कह रहा है ये जो हॉर्स है, जॉन बायरो कहता है कि ये जो हॉर्स है ये एग्जैक्टली उसी हॉर्स जैसा दिख रहा है जो कि मेरा था, और इतने टाइम पहले वो मेरे घर से कहीं से काफ़ी हफ्तों पहले मेरे घर से वो कोई से चुरा ले गया। तो कहता है क्या मैं इस हॉर्स के माउथ के अंदर देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद से। तो मुराद ने कहा हाँ हाँ देख लीजिए आप। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। टूथ फॉर टूथ, ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इन माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। तो वो पूरे एक एक दांत चेक करता है जॉन बायरो, किसके? अपने हॉर्स के, और वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता ना तो आई स्वेयर ये घोड़ा मेरा ही था। यानी कि वो घोड़ा एग्जैक्टली उसी के हॉर्स जैसा था, जॉन बायरो जैसा। लेकिन वो कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारी फैमिली यानी घारोग्लानियन फैमिली को, नई ट्राइब को नहीं जानता होता तो मैं 100% श्योर था कि ये घोड़ा मेरा ही है, क्योंकि घारोग्लानियन ट्राइब क्या है?
वो बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी लोग हैं, बहुत लॉयल लोग हैं, तो वो तो कभी चोरी कर नहीं सकते, तो दैट मीन्स तुम लोग ने भी ये नहीं चुराया क्योंकि तुम बच्चे भी उसी की फैमिली से हो। The fame of your family for honesty is well known to me, yet the horse is the twin of my horse. So fame मतलब famous कि तुम्हारी फैमिली ऑनेस्टी के लिए बहुत फेमस है, लेकिन ये जो हॉर्स है वो मेरे चुराए हुए वाले हॉर्स का एकदम ट्विन है, यानी एग्जैक्टली सेम दिख रहा है वैसे ही। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. तो वो कह रहा है कि एक सस्पिशियस मैन यानी कि एक शक्की मिजाज वाला, जिस इंसान को बहुत शक करने की आदत है, अगर उस टाइप का जॉन बायरो होता तो वो सच में अपनी आंखों पे बिलीव कर लेता, अपने दिल पे नहीं, यानी जो वो देख रहा है कि हाँ मेरा घोड़ा सामने खड़ा है, वो बिलीव कर लेता कि हाँ इन्हीं बच्चों ने चुराया है। लेकिन उसने अपने दिल की सुनी, उसे पता था कि गारोग्लैनियन जो ट्राइब है वो बहुत ट्रस्टवर्दी ट्राइब है, बहुत ऑनेस्ट ट्राइब है, तो उनके बच्चे ऐसा काम नहीं कर सकते। पर फिर भी वो उनको गुड डे बोल के जॉन बायरो वहाँ से निकल गया चुपचाप। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद से, तो मुराद ने भी गुड डे बोल के वहाँ से निकल गए। Early the following morning we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. तो अगले दिन अब चुपचाप क्या किया दोनों बच्चों ने, वो जॉन बायरो के फार्म में इस हॉर्स को लेकर वहीं पे उसके बान में छोड़ दिया। किसके बान में? जॉन बायरो के, जहाँ से उसको लेकर आए थे। The dogs followed us around without making a sound. तो उसके फार्म पे कुछ डॉग्स भी थे जो इन बच्चों को फॉलो कर रहे थे और कुछ आवाज़ नहीं कर रहे थे, यानी कि इनके ऊपर बाक नहीं कर रहे थे। The dogs, I whispered to my cousin Murad. I thought they would bark. तो अरम ने अपने कज़न मुराद के कान में विस्पर किया, यानी धीरे से बोला कि डॉग्स हैं। क्यों बोला? क्योंकि उसको डर था कि शायद वो हम पे भौंकने लग जाए, हम स्ट्रेंजर्स घुस के आ गए हैं उनके बान में। They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. तो मुराद कहता है हाँ वो भौंक सकते हैं, वो बाक कर सकते हैं, पर दूसरे लोगों पे, हमारे ऊपर नहीं बाक करेंगे। क्यों? क्योंकि आई हैव अ वे विथ डॉग्स, मेरे पास एक वे है, तरीका है कि डॉग्स को कैसे हैंडल करना है। जैसे उसने किसके लिए बोला था? हॉर्स के लिए बोला था, फार्मर्स के लिए बोला था, वैसे ही वो डॉग्स के लिए भी कह रहा है कि आई हैव अ वे विद डॉग्स, और वो मैं उनको हैंडल कर लूँगा, वो बाक नहीं करेंगे, तुम टेंशन मत लो। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेज नोज, पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे। तो कह रहा है मेरे कज़न जो मुराद है उसने क्या किया, हॉर्स के नेक के अराउंड ऐसे हाथ घुमाया, उसकी नोज़ से अपनी नोज़ को ऐसे मिलाया, पैट किया, उसको थपथपाया, उसको थोड़ा प्यार किया, उसको अफेक्शन शो किया, उससे अपना लव शो किया, और बस उसको अच्छे से वहाँ छोड़ के वो दोनों वहाँ से चले गए। That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. उसी दिन के समय में, आफ्टरनून में, जॉन बायरो जो था वो अरम के घर आया और उसकी मॉम को वो सरी दिखाई कि देखो ये है वो सरी और ये लगा हुआ है मेरा हॉर्स, ये वही घोड़ा है जो अब मुझे मिल गया है, जो कुछ महीने पहले मुझसे किसी ने चुरा लिया था। I do not know what to think, he said. The horse is stronger than ever. तो जॉन बायरो कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सोचूं, क्योंकि जो हॉर्स है वो पहले से ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। बेटर टेम्पर्ड टू यानी कि पहले हॉर्स जो है बहुत वाइल्ड होता था, बहुत गुस्से वाला होता था, लेकिन अब बेटर टेम्पर्ड, इसको जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ ये फॉलो कर रहा है और एंग्रीली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा मुझे। आई थैंक गॉड, माई अंकल खॉसरोव हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न्ड, पे नो अटेंशन टू इट। तो जॉन बायरो क्या करता है, गॉड को थैंक करता है कि थैंक गॉड मुझे मेरा घोड़ा मिल गया। अब ये सब बातें सुन के अंकल खॉसरॉफ जो कि पार्लर में यानी कि घर के लिविंग एरिया में जो बैठे हुए थे, वो सुन के बहुत इरिटेट होते हैं और वो कहते हैं क्वाइट मैन क्वाइट, कि चुप हो जाओ जॉन बायरो, चुप, कितना बोलोगे। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, आ गया ना तुम्हारा घोड़ा वापस, मिल गया ना हॉर्स वापस, अब कितना बोलोगे। पे नो अटेंशन टू इट, अब इस पर ध्यान मत दो। तो अल्टीमेटली जो अंकल खॉसरॉफ है वो अपनी सिग्नेचर लाइन बोलते हैं कि नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यानी कि वो इरिटेटेड रहते हैं, थोड़े से क्रेजी स्ट्रीक हैं। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर में बहुत मज़ा आया होगा और कैसे इन दो छोटे आर्मेनियन बच्चों ने अपनी फैमिली, जो अपनी ट्राइब थी गारोग्लैनियन ट्राइब, उसकी इज्जत बचाई और लायर्स कहने में, झूठे कहने में भी लोगों के सामने अपने आप को बचा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ इस चैप्टर की समरी और इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर्स। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।